हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस by जितेंद्र कुमार गुप्ता। आज आपके सामने हम लोग सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। सीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। सीडी में अगला टॉपिक है हम लोग का टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में पढ़ना है और हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसी प्रकार छोटा छोटा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए देखते हैं आज हम लोग शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण यानी टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ते हैं। इस मेथड में पढ़ना है हमको पढ़ना पहला समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से कैसे बच्चा सीखता है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया जाता है, उसी से बच्चा क्या होता है वो समस्या समाधान कर लेता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। इसके स्टेप दिए हुए हैं, क्या क्या स्टेप से वो बच्चा कर पाता है। आइए देखते हैं। पहला स्टेप है समस्या को चुनना। बच्चा क्या करता है, पहले समस्या को चुनता है, उसके बाद समस्या का कारण जानना चाहता है, उसके बाद समस्या को रिलेट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि कैसे समस्या को सॉल्व किया जाए उसके बारे में। समस्या के समाधान के बारे में सोचता है कैसे सॉल्व किया जाए। उसके बाद लास्ट स्टेप है समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करना। जो हम यूज करते हैं बिहेवियर, जो समस्या को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उसके बारे में सोचता है। यही 5 स्टेप से बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, समस्या को समाधान कर लेता है। यह तो पहला स्टेप था मेरा समस्या समाधान विधि मेथड। अगला मेथड है आगमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड है। क्या है इंडक्टिव मेथड? इसमें क्या है कि इसमें बच्चा जो होता है इस विधि में सीधे अनुभवों और उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नियम निकालते हैं। यानी इस आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाता है। बच्चा क्या होता है, बच्चों को सिखाने के मेथड है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाए, उसके अनुभव को सीधे एक इंफॉर्मेशन से जोड़ दिया जाए और फिर उदाहरण से नियम की ओर बच्चों को ले जाया जाए। इससे क्या आता है, तर्क में करने की शक्ति बढ़ जाता है। और क्या होता है, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चों को मेन यहाँ पर फोकस किया गया है। बच्चा यहाँ प्रधान होता है। जो विद्यार्थी को करके लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर बल दिया जाता है। बच्चा जो करता है वो खुद से सीखता है ना, यानी करके सीखने पर बल दिया जाता है आगमन विधि में। और क्या आता है, इस विधि का तर्क है कि उदाहरण से नियम की ओर लिया जाए बच्चों को, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाए बच्चे को, विशिष्ट से सामान्य ज्ञान से जोड़ने की बात करता है आगमन में। अब पढ़ना है हम लोग को नेक्स्ट निगमन। और क्या होता है, आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। जो ज्ञात ज्ञान है उसको जो पता है कि यह होता है, उससे उस अनुभव उस ज्ञान से उसको अज्ञात की ओर ले जाते हैं। इसी को बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को जोड़ना। और क्या होता है, मूर्त से अमूर्त चीज को जोड़ना। यानी मूर्त चीज हो गया जो उसके सामने है, जो चीज सामने है उस चीज से उस बच्चों को अमूर्त ज्ञान तक जोड़ना। यही आगमन विधि का मेथड का यूज किया जाता है। यही बच्चों सीखता है। और क्या सीखता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ता है, बच्चों को सिखाने में मदद करता है यह आगमन मेथड, इंडक्टिव मेथड। अब पढ़ेंगे हम लोग उसी का उल्टा है डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। निगमन विधि में क्या बोलता है, आइए देखते हैं। निगमन विधि में क्या है, इसमें है कि इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियम को ज्ञान दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नियम के बारे में बता दिया जाता है। उसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें चाइल्ड सेंट्रल नहीं होकर टीचर सेंट्रेड हो जाता है, यानी शिक्षक यहाँ प्रधान हो जाता है। इस विधि को कहते हैं निगमन विधि। इसमें शिक्षक सारे नियम सिखाते हैं। अब इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ले जाता है, बच्चों को प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ले जाता है। और सेकंड है सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाता है।
और थर्ड है समान से विशिष्ट की ओर ले जाता है। यानी बच्चों को इस विधि में हम समान से विशिष्ट ज्ञान की ओर जोड़ने की प्रयास करते हैं निगमन विधि में। अब है इसमें क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बात करता है, यानी इसमें बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर ले जाते हैं। इस विधि का नियम है, यानी विधि है, मेथड है। इसमें क्या होता है, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं, उसे नॉलेज ले लेते हैं। यह समस्या समाधान विधि में आता है, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड में आता है। अगला पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड से कैसे बच्चा सीखता है उसके बारे में पढ़ना है। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इसमें जो होता है प्रोजेक्ट में, इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। प्रोजेक्ट मेथड का प्रवर्तक कौन थे, किलपैट्रिक महोदय थे। और यह विधि अनुभव केंद्रित होता है, ना कि चाइल्ड सेंट्रल, न ही टीचर सेंट्रल। इसमें क्या होता है, अनुभव सेंट्रल होता है, अनुभव मेन केंद्रित होता है। यह बालक के समाजीकरण पर विशेष बल देता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्या को हल करके अपने स्वयं विचार के आधार पर करता है। यानी समस्या जो होता है हल किया जाता है और अपने स्वयं विचार के आधार पर हल किया जाता है समस्या को, यह सी प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। इस विधि को वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विधि जो होती है प्रोजेक्ट मेथड, यानी यह विधि जो होते हैं वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, आगे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे अगला मेथड प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट मेथड, आइए देखते हैं डायरेक्ट मेथड में क्या है। इस विधि में बालक को बिना व्यवहार के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यानी इसमें क्या है ना कि इस बालक में बिना व्याकरण के नियम बताए ज्ञान कराया जाता है, भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक मातृभाषा होती है, जो इस विधि से सीखता है बच्चा मातृभाषा सीखता है। उसे बिना मध्यस्थ बनाए उन्हें अन्य भाषाएं सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा को सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। यह है डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस मेथड, यानी विश्लेषण मेथड। विश्लेषण मीन्स इस विधि में क्या है कि समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, उसके समीक्षा किया जाता है। यानी समस्या को हम छोटे छोटे भाग में बांटकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वही है एनालिसिस मेथड। यानी एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है कि समस्या को छोटे छोटे भाग में बांटकर जो हल किया जाता है वही है विश्लेषण मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषण क्या है, संश्लेषण मेथड क्या है, सिंथेटिक मेथड क्या है। संश्लेषण जो है ना वो विश्लेषण और संश्लेषण विधि के एक दूसरे के पूरक है। इसमें क्या है, विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है, ज्योमेट्री में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछेगा कि संश्लेषण मेथड किसके पूरक है, तो विश्लेषण मेथड के पूरक है। यानी जो विश्लेषण कर लिया जाता है छोटे छोटे भागों में, उसी को हम एकजुट कर लेते हैं, उसी को संश्लेषण मेथड कहते हैं। ज़्यादातर ये यूज होता है ज्योमेट्री में। नेक्स्ट है अनुकरण मेथड। अनुकरण विधि क्या है, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, एक दूसरे को देखकर सीखता है, अनुकरण करता है। इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक को अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन ज्ञान की रचना करना, ये सब इस विधि के अंतर्गत आता है। बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीख जाता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चा अनुसरण करता है। इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। यानी जो बच्चा सुनकर, देखकर
जो अपने आप में व्यवहार में या भाषा में जो भी उसके अनुसार अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, अपने आप में समाहित करता है, वही आता है अनुकरण मेथड में। अब है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है? लेक्चर मेथड क्या है? इस लेक्चर मेथड में किसी तथ्य और विषय की व्याख्या किया जाता है, लेक्चर दिया जाता है। लेक्चर विधि में शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। लेक्चर विधि जो है वो शिक्षण में, शिक्षण कार्य में सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, यानी टीचर का यहाँ मेन भूमिका होती है, इसलिए ये शिक्षक केंद्रित यानी शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि जो है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल का शिक्षण कहलाता है। इस मेमोरी लेवल शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस में हम व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड सबसे अधिक होता है। लेक्चर मेथड पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। लेक्चर मेथड। खंडीकरण। खंडीकरण क्या है? इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर सिखाया जाता है, यानी समझाया जाता है, उसे खंडीकरण कहते हैं। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंक की समस्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करने में आसानी हो जाती है, वही खंडीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण पर क्या क्या बल दिया गया है, समाजीकरण पर क्या बल है। आइए पढ़ते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। बच्चा कैसे सोशलाइजेशन के माध्यम से सीखता है, समाजीकरण सीखता है, उसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। क्या है समाजीकरण? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव समाज द्वारा सीखता है, जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है। यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछेगा समाज बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? समाज बड़ा है, क्योंकि समाज के द्वारा ही मानव बच्चा सीखता है। यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण इकाई के प्रकार, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट क्या है? बच्चे समाजीकरण मुख्यतः 2 तरह से एजेंसी काम करती है। पहला है सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एजेंसी क्या है? सक्रिय क्या है? इसमें बच्चे पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब और स्कूल। यह समाज की जो व्यवस्था है, यह सीधे सीधे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। परिवार में जो होती है वह बच्चा सीधे सीख लेता है। दोस्त के रिलेटेड, पड़ोसी में, रिश्तेदार में, स्वास्थ्य, क्लब और स्कूल में यह सीधे प्रभाव पड़ता है। अब है निष्क्रिय। पैसिव क्या है? इसमें बच्चा सीधे प्रभाव से नहीं सीखता है, जैसे पुलिस स्टेशन, समाजीकरण पुस्तकालय, है ना, सोशल लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि। ये सब जो भी समाजीकरण की प्रक्रिया है, इससे बच्चा डायरेक्ट इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पढ़ना है हम लोग को समाजीकरण की इकाई। समाजीकरण की इकाई क्या है? पहला है समाज में बच्चा, सबसे पहले परिवार आता है। उसका समाज क्या है? पहला परिवार है, फैमिली है। समाजीकरण का आरंभ परिवार से ही होता है। यह समाजीकरण की पहली इकाई या पहली कड़ी है। दूसरा है स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, जो भी ये सब है, ये सेकेंडरी में आता है, द्वितीय में आता है। ये सोशलाइजेशन सेकेंडरी एजेंसी में आती है, द्वितीय इकाई में आती है। अब पढ़ना है अनुवांशिक और वंशानुक्रम का वातावरण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों को, है ना। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों में। पहला है हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, जब अनुवांशिक यानी जीन्स गुण, आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इसे अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। जो गुण माता पिता या दादा दादी या नाना नानी से जो गुण मेरे या आप में जो ट्रांसफर हुआ है, वो किस माध्यम से आता है, वही जो आया है उसी को बोलते हैं वंशानुक्रम यानी अनुवांशिकता। दूसरा है इन्वायरमेंट क्या है?
इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। इसमें अभिप्राय यह है कि इसके चारों तरफ का माहौल जैसा रहेगा, जैसे घर का किस टाइप का माहौल है, और स्कूल में किस टाइप का माहौल है, परिवार का कैसा है, पड़ोसी का कैसा है, भोजन आदि जो भी है, ये सब माहौल के ऊपर काम करता है। बच्चों को सोचने समझने, उसके व्यवहार में किस टाइप का परिवर्तन हो रहा है, सीखने में क्या काम हो रहा है, ये सब इन्वायरमेंट का। अब है मानव विकास में दो महत्वपूर्ण योगदान है। क्या क्या है दो महत्वपूर्ण? पहला है विकास, हेरिडिटी। और हमारे शरीर में दो तरह का सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। और टोटल क्रोमोसोमों की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 को होता है। अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या कह रहा है वंशानुक्रम का, आइए देखते हैं। पहला है प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। क्या है रिग्रेशन? विपरीत गुणों का उत्पन्न होने वाली यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना, या कम बुद्धि वाले तेज बुद्धि के बच्चे होना, ये सब आता है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन में। ये जरूरी नहीं है कि जो जिसका माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है या बुद्धि कम है तो उसका बेटा या बेटी जो भी होगा वो भी कम बुद्धि का होगा, ये जरूरी नहीं है ना। तेज भी हो जाता है, और तेज माँ बाप का बेटा भी भोद हो जाता है ना। तो इस कौन सिद्धांत में आ जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन में आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग गॉल्टन के सिद्धांत। गॉल्टन थ्योरी क्या है? इसमें बोला गया है कि इसके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गॉल्टन के सिद्धांत यानी जीव गणना सिद्धांत कहलाता है। अगला है बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन ने क्या बोला था कि इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलते रहता है। यह है बीजमैन का सिद्धांत। नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ लीजिए। ग्रेगर मेंडल जो है ना आनुवांशिकता का जनक है। इसने सबसे पहले मटर के पौधे में प्रयोग किया था और आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किए थे ग्रेगर मेंडल। आज का टॉपिक इतना है। अगला टॉपिक छोटा सा वीडियो फिर लेकर आऊँगा। अगला थ्योरी है सीडीपी का। हम लोग एग्ज़ाम के पहले सारा रिवीजन बैच कर लेंगे, जितना भी सीडीपी है सारा हम लोग कर लेंगे, और क्वेश्चन भी हो सके तो करवा देंगे। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।